सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम या फिर सीखने के नियम, सीखने के मुख्य नियम, सीखने के गौड़ नियम। क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कल हमने अधिगम का अर्थ के बारे में कंप्लीट पढ़ा था, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इनके बारे में भी पढ़ा था। तो चलिए अधिगम की जो प्रभावशाली विधियां हैं इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी नवीन क्रिया या नवीन पाठ को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध अध्ययनों के आधार पर अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए कई विधियों की प्रभावशीलता को सिद्ध किया, जिनमें से कुछ विधियों का वर्णन इस प्रकार है। यानी कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनकी मदद से हम कोई नई चीज सीख पाते हैं। जैसे कक्षा में जो टीचर हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ के अलग अलग टीचर होते हैं। अगर अलग अलग टीचर हैं तो ये टीचर्स अगर अलग अलग हैं तो ये अलग अलग ही ज्ञान देंगे हमको, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का जो तरीका होता है शिक्षकों का वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अभी मैथ्स वाले टीचर जो है वो क्या करवाएंगे, हमें सवालों की खूब सारी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, जो हिंदी वाले टीचर हैं वो हमें खूब सारा पढ़ाने का अभ्यास करवाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग अधिगम शैलियों का प्रयोग करते हैं शिक्षक हमें पढ़ाने के लिए, हमें सिखाने के लिए। और अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। तो देखिए, करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। तो जिस कार्य को बालक स्वयं करते हैं उस कार्य को भी जल्दी सीखते हैं। इसका कारण यह है कि उसे करने में वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं एवं उसे करने की योजना बनाते हैं तथा उस योजना को पूरा भी करते हैं। तत्पश्चात वे अपने अधिगम में कितना सफल हुए हैं इसका आकलन करते हैं तथा अपनी गलतियों का पता लगा के उसमें सुधार करने का भी प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो करके सीखना जो होता है इसमें हम साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इन सब में हम करके ही सीखते हैं। जितना हम प्रयोग करते हैं उतना ही हम सीखते हैं। या फिर कोई क्राफ्ट वाली चीजें हुई, या फिर ड्राइंग बच्चों को हम बनवा रहे हैं, तो ड्राइंग बनवा रहे हैं तो ड्राइंग में भी जो बच्चा जितना पेंसिल से मदद करे, जितना अधिक वो प्रैक्टिस करेगा वो बच्चा उतना ही अच्छा करेगा। ठीक है, जैसे जो बच्चा जितना अधिक राइटिंग लिखता है, जितना सुलेख लिखता है, उसकी राइटिंग उतनी ही सुंदर होती जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण का अर्थ है देखकर या सुनकर कार्य करने की विधि अथवा नकल के माध्यम से सीखना। जब कोई प्राणी किसी अन्य प्राणी को देखकर या उसकी नकल करके किसी विशिष्ट क्रिया को सीखता है तो उसे अनुकरण द्वारा सीखना कहा जाता है। मैकडूगल के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की प्रक्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। मीड के अनुसार दूसरों के कार्यों या व्यवहारों को जानबूझकर अपनाना अनुकरण कहलाता है। सीखने की इस क्रिया का आरंभ शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए यह अधिगम की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। विद्यालय में शिक्षक द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का छात्र अनुकरण करते हैं। इस विधि में शिक्षक ही छात्र के लिए आदर्श होता है। बालक के लिए इस विधि द्वारा अधिगम करना सरल होता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं एक शिक्षक को हमेशा आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक है उनके व्यवहार की भी नकल, उनके हर चीज की नकल यानी कि अनुकरण बच्चे करते ही करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना जो आचरण है उसको सही रखें, हम अपने कार्य व्यवहार को सही रखें, क्योंकि हमारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारा ही अनुसरण करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से घर में अगर हम बात करें तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो 3 साल, 4 साल, 5 साल के होते हैं, ऐसे बच्चे क्या करते हैं, घर में अपने माता पिता की नकल उतारते हैं। ठीक है, अपने माता पिता की तरह वो दिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लड़कियां हैं, अगर अपनी माँ को साड़ी पहनते देख रही हैं तो वो भी घर में जो दुपट्टा होगा पुराना उसको उठा करके वो भी साड़ी पहनना शुरू कर देंगी, उसे अपनी माँ की तरह बिंदी लगा लेंगी, सिंदूर लगा लेंगी। इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, नकल करते हैं, बड़ों की नकल करते हैं अपने आसपास। तो अनुकरण के माध्यम से बच्चे कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं। इसके बाद है निरीक्षण करके सीखना। तो जिस वस्तु का बालक निरीक्षण करते हैं उस वस्तु के विषय में शीघ्र एवं स्थायी अधिगम करते हैं। इसका कारण यह है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं, प्रयोग करते हैं अथवा उसके विषय में चर्चा करते हैं। इस प्रकार वे इस कार्य में एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप उनके मन मस्तिष्क में अमुक वस्तु का चित्र अंकित हो जाता है। इस विधि की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक बालकों को जिस जगह पर ले जाएं
वह उस जगह का पूर्व अवलोकन कर ले एवं योजना बना ले। जैसे कि हम बच्चों को टूर ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, पिकनिक पर ले जाते हैं, तो वहां पर बच्चे कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं। तो ये निरीक्षण करके ही सीखते हैं, उन चीजों को देख करके उनके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो ये लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। इसके बाद है परीक्षण करके सीखना। तो देखिए, नवीन तथ्यों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। इस खोज को बालक परीक्षण द्वारा कर सकता है। इसके अंतर्गत वह अपनी आवश्यकता के अनुसार सामग्री का परीक्षण करते हैं एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस प्रकार वह जिन बातों को सीखते हैं वे उनके ज्ञान का अभिन्न अंग हो जाता है। परीक्षण करने यानी कि लर्निंग बाय टेस्टिंग, टेस्ट करके जो हम सीखते हैं वो चीजें भी हमें कभी नहीं भूलती हैं। इसके बाद है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप एक्टिविटीज के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो अधिगम व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों विधियों द्वारा होता है, क्योंकि हम एक क्लास में अगर एक टीचर है, एक ही स्टूडेंट है, तो वो टीचर पूरी कोशिश करेगा उसे एक स्टूडेंट को समझाने की, पढ़ाने की, लिखाने की। ठीक है, और अगर एक कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों को वो एक टीचर पूरी कोशिश करेगा कि इन सारे बच्चों को मैं सिखा पाऊं, सारे बच्चों को पढ़ा पाऊं। ठीक है, तो सामूहिक विधि से क्या होता है, जो सामूहिक विधि होती है इसमें हम क्या सीखते हैं, जैसे कक्षा में अगर एक बच्चा है, अकेला है, उसको टीचर बार बार आके क्लास में पढ़ाया जा रहा है, एक ही बच्चा है, तो इससे क्या होगा कि वो जो बच्चा है वो किसी से बोल नहीं पाएगा, किसी से बात नहीं कर पाएगा, किसी से अपनी बातें कह नहीं पाएगा। लेकिन जब एक कक्षा में 30 बच्चे हैं तो इसमें से 2-3 का ग्रुप अपना होता है, कोई 2 लोगों का ग्रुप है, कोई 3 लोगों का, कोई 5 लोगों का, कोई 6 लोगों का। तो आपस में बच्चे बातचीत करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। किसी के पास पेंसिल इरेजर नहीं है तो दूसरा उसकी मदद कर देगा। कोई एक दिन स्कूल नहीं आया तो दूसरा बच्चा उसको अपनी कॉपी दे देगा कि ले जा करके तुम पूरा कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो बच्चे हैं ये आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, ग्रुप, एक तरीके से टीम भावना आती है जब बच्चे समूह में सीखते हैं। तो इस तरीके से एक अकेला बच्चा भी सीखता है और समूह में भी बच्चे सीखते हैं, लेकिन दोनों ही सीखना क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखिए, अधिगम व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों विधियों द्वारा होता है। इन दोनों में सामूहिक विधियां अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली मानी जाती हैं। कॉल सैनिक के अनुसार बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके सामाजिक समायोजन को अनुप्राणित करने, उसके व्यवहार में सुधार करने एवं उसमें आत्मनिर्भरता एवं सहयोग की भावनाओं का विकास करने के लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियां कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। सामूहिक विधियों में ही हम अलग अलग प्रकार की सुलेख प्रतियोगिता, न्याय निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, ड्राइंग कंपटीशन, सिंगिंग, डांसिंग कंपटीशन। अगर एक ही बच्चा रहेगा तो फिर वो क्या सीखेगा, लेकिन जब कई सारे बच्चे रहेंगे तो आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ वो सीखेंगे। अब देखिए, मुख्य सामूहिक विधियां क्या हैं, जैसा कि मैंने अभी चर्चा ही किया था कि जैसे कि वाद विवाद विधि है, भाषण विधि है। तो देखिए, इसमें सामूहिक विधियों के बारे में विस्तार से दिया गया। सबसे पहले सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के माध्यम से कैसे बच्चे सीखते हैं, तो इस विधि में किसी विशेष विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा विचार विमर्श, वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। इसमें ऐसे प्रकरण पर विचार किया जाता है जिसमें सभी सदस्यों की रुचि होती है। इसके द्वारा लोगों में सामाजिक एवं भावनात्मक गुणों का विकास, जैसे कि मान लीजिए टॉपिक मिल गया आतंकवाद, तो आतंकवाद से कैसे हम निपट सकते हैं या फिर कैसे इसको हम कम कर सकते हैं या कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके क्या क्या कारण हैं, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके द्वारा दूसरों के विरोधी विचारों का सम्मान एवं सहनशीलता की भावना विकसित होती है। यानी कि यहाँ पर ये भी हमें सीखने को मिलता है कि अपनी बात तो हमें रखनी है, लेकिन पहले दूसरे की बात को पूरा सुनना है, समझना है। उसके बाद सम्मेलन बनाम संगोष्ठी। सम्मेलन और संगोष्ठी अक्सर एक लंबी अवधि के लिए आयोजित की जाती है, जिसमें एक विशेष विषय पर एक वक्ता द्वारा एक विशाल प्रस्तुति या भाषण दिया जाता है, जिसके कारण लोग अक्सर उन्हें जोड़ देते हैं। हालांकि एक सम्मेलन एक तरह की पूर्व व्यवस्थित बैठक है जो कुछ दिनों की अवधि में आयोजित की जाती है, जिसमें एक विशेष विषय पर विचार विमर्श किया जाता है और सभी प्रतियोगियों की कुछ साझा रुचि होती है। इसके विपरीत एक संगोष्ठी का तात्पर्य लोगों की एक अकादमिक सभा से है, जिसमें उपस्थित लोगों को अध्ययन के लिए विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में जानकारी, मार्गदर्शन या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। संगोष्ठी में 1 या 2 प्रस्तुतकर्ता होते हैं जो विषय विशेषज्ञ होते हैं। इसके बाद आती है प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, इस विधि में प्रत्येक बालक अपने व्यक्तिगत रुचि, क्षमता एवं ज्ञान के अनुरूप स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिससे सीखना आसान हो जाता है। इसके अलावा सामूहिक रूप से कार्य
करने के कारण बालक में सहयोग, प्रतिस्पर्धा व सहानुभूति विकसित होती है। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं एवं वह छात्रों को समूह में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह अपनी इच्छा अनुसार प्रोजेक्ट का चुनाव करता है और इस विधि में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित कार्य बालक के स्तर के अनुकूल हो, यानी कि जिस क्लास के बच्चे हैं उनको उन्हीं के मानसिक क्षमता के अनुसार ही प्रोजेक्ट कार्य दिया जाए। कोई भी टॉपिक उनको दिया जाए, उस पर उन्हें मॉडल बनाने को कहा जाए, जिससे वो सारे बच्चे उसके लिए डाटा इकट्ठा कर पाए और फिर वो उस प्रोजेक्ट को, मॉडल को बना पाए। ठीक है, और टीचर क्या करें, बच्चों का मार्गदर्शन खुद करें। इसके बाद है वर्कशॉप। तो देखिए, इस विधि में विभिन्न विषयों पर सभाएं आयोजित की जाती तथा सभी विषयों के प्रत्येक पक्ष का छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए समूह अधिगम, ग्रुप लर्निंग। तो समूह अधिगम के अंतर्गत सीखने वालों को विभिन्न समूहों में बांट दिया जाता है। सीखने वाले को अपने साथियों के साथ विषय वस्तु पर आधारित अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं को स्वयं निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें समाधान निकालने के लिए अवसर प्रदान करना होता है। आवश्यकता पड़ने पर इस शिक्षक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर बच्चों को आवश्यकता हो तो वो शिक्षक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समूह अधिगम में छात्र अधिक स्वतंत्र होने के कारण समस्या के समाधान में अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट कर सकते हैं। कोई उनको कोई टास्क दे दिया गया बच्चों को और अलग अलग समूह में उनको बांट दिया गया, कोई समस्या दे दी गई, उसके बारे में उनसे कहा गया विचार विमर्श करने के लिए, उसके बारे में लिखने के लिए। तो ये सब चीजें बच्चे ग्रुप में आसानी से कर लेते हैं। या कोई टास्क, कोई चीज बनाने को हैंडक्राफ्ट वाली चीजें दे दी गई तो वो भी अच्छे से बच्चे कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अधिगम के नियम। और इसको दिया किसने था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के नियम, थॉर्नडाइक ने सीखने के कौन कौन से नियम दिए थे, यानी कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनसे हम सीखते हैं। सीखने के नियम आखिर में है क्या, बच्चा कैसे सीखता है, तो इसके बारे में इन्होंने 3 नियम मुख्य बताए हैं। जो मुख्य यहाँ पर है ये 3 नियम है, 3 रूल है, और जो अधिगम के गौड़ नियम है ये 5 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य नियम है 3, इनको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये बहुत पूछता है। तो अधिगम के मुख्य नियमों में देखिए, सबसे पहला है तत्परता का नियम। सबसे पहला जो कि थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, याद रखिएगा। तो देखिए, तत्परता का मतलब होता है कि हम किसी काम को करने के लिए बिल्कुल रेडी रहें। रेडी कब? जैसे कि अगर हमें स्कूल जाना पसंद है, हमें स्कूल जाने में बहुत रुचि है, तो स्कूल जैसे ही सुबह होगा तुरंत हम अपना बैग रखेंगे, सारी कॉपी किताब रखेंगे, नहा धो करके तैयार होकर खाना खा के टिफिन रख के हम तुरंत स्कूल की तरफ भागेंगे कि जल्दी से मेरी बस आ जाए, या मुझे पैदल ही जाना है या साइकिल से जाना। तो दिमाग में चीज आती है जल्दी से मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, तो ये है तत्परता, यानी रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो इस नियम के अनुसार व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने के बाद ही सीख सकता है। सीखने के लिए तत्पर रहने से अधिगम शीघ्र व स्थायी होता है। तत्परता व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में योगदान देती है, जिससे क्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। मानसिक रूप से तैयार न होने पर कोई भी कार्य और व्यवहार कष्टदायक होता है। भाटिया के अनुसार तत्पर होना मतलब किसी कार्य को आधा कर लेना है। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है। अधिगम के प्रति बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है। कक्ष में नवीन ज्ञान प्रदान करने से पहले बालक को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। जबरदस्ती कार्य कराने से उसकी भावनाओं का दमन होता है और सीखने के प्रति इच्छा शक्ति में कमी आती है। यानी कि जब हम किसी काम को करने के लिए रेडी रहते हैं, मन से तैयार रहते हैं, तत्परता रहती है हमारे अंदर, तो हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। इसीलिए भाटिया जी ने क्या कहा है कि तत्पर अगर हम किसी काम को करने के लिए हैं तो समझिए हमने उस आधे काम को वैसे ही कर दिया। इसके बाद आता है अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो थॉर्नडाइक के इस नियम के अनुसार कोई भी क्रिया बार बार दोहराने से उससे संबंध स्थापित हो जाता है और कई बार अभ्यास करने से अधिगम सरल हो जाता है और इससे कुशलता भी प्राप्त होती है। जैसे जब हम सिलाई सीखने जाए किसी दुकान पर या किसी टेलर के पास, तो हम शुरू में हम बहुत ही कम सिल पाते हैं या कटिंग कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उसी काम को हम रोज करते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी को हम सिर्फ देख करके उसके कपड़े को बना लेंगे कि हाँ इसकी कमर की नाप कितनी होगी, इसके बाजू की नाप कितनी होगी। तो ये होता है कि हम किसी भी काम को करत अभ्यास से जड़मत यो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। ठीक है, तो अभ्यास जो है ये
इससे बड़ा और कुछ नहीं है। अगर आप किसी काम को करने का ठान ही लिया आपने कि करके रहेंगे, तो उसमें आपको बार-बार अभ्यास करना ही होगा। बार-बार अभ्यास करने के लिए आप सोचिए, इतने बड़े-बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो रोज अभ्यास करते हैं अपने क्रिकेट का। इसका ये मतलब नहीं एक बार हम सचिन बन गए, एक बार हम धोनी बन गए तो हम फिर अब क्रीज पर जा करके हमको अभ्यास करने की जरूरत क्या, अब तो हम रोज चौके छक्के मारेंगे। लेकिन नहीं, मैच से पहले प्रैक्टिस मैच खेलते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है। ठीक है, एक खिलाड़ी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए भी पढ़ना जरूरी है, एक टीचर को भी पढ़ना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से जो अभ्यास होता है, हमें अगर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना जीवन के, तो अभ्यास तो हमें हमेशा करना ही होगा। तो हिलगार्ड एवं बायर ने बताया कि अभ्यास करने से उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध प्रगाढ़ होता है। इस नियम में उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम के रूप में भी दो उपनियम है। इनके अनुसार जो कार्य व्यक्ति के लिए उपयोगी है वह बार बार किया जाता है, इससे एक प्रकार का संबंध बन जाता है जो आदत के रूप में शुमार हो जाता है। इसके विपरीत अनुपयोगी कार्य न करने से उसको आसानी से भूला जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी कार्य को याद रखने के लिए उसका अभ्यास आवश्यक है। कॉलसनिक ने बताया कि अभ्यास का नियम किसी कार्य की पुनरावृत्ति और सार्थकता के औचित्य को सिद्ध करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में ज्ञान के स्थायीकरण के लिए सिखाए गए ज्ञान का निरंतर अभ्यास करवाना चाहिए। कक्षा में अध्यापक को पाठ्य सामग्री बार बार दोहरानी चाहिए। छात्रों में अभिव्यक्ति विकास के लिए मौखिक रूप से विषय वस्तु का अभ्यास आवश्यक है। अब देखिए, इसके बाद है प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करने से अच्छा या धनात्मक प्रतिफल मिलता है तो वह कार्य बार बार करने की इच्छा होती है। जिस कार्य के परिणाम से व्यक्ति को सुख एवं चैन प्राप्त होता है, उससे सीखने में आसानी होती है। असफलता मिलने पर व्यक्ति उस काम को दोबारा करने का प्रयास नहीं करेगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने की क्रिया में संतोष का स्थान महत्वपूर्ण होता है। कक्षा में सीखने के लिए बालक को निरंतर अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अधिगम प्रदान करने के लिए नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सीखने के प्रति रोचकता बनी रहे। अध्यापक को सकारात्मक सोच के साथ शिक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि संतोषप्रद परिणाम प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रभाव का नियम है, यहाँ पर साफ साफ यही बताया गया है कि किसी काम को करने पर अगर हमको उसका अच्छा परिणाम मिलता है तो उस काम को हमें बार बार करने का मन करता है। अगर अच्छा परिणाम नहीं मिलता है तो उस काम को करने में हमारा मन नहीं लगता है, और तभी हमें शिक्षकों की जरूरत होती है, मोटिवेटर्स की जरूरत पड़ती है, ताकि हमें उस काम को फिर से करने के लिए वो मोटिवेट करे। जैसे कोई परीक्षा हमने दी, हम उसमें फेल हो गए, जैसे मान लीजिए नीट की परीक्षा है या कोई भी परीक्षा है, तो फिर घर वाले या टीचर्स ही मोटिवेट करते हैं एक बार फिर से प्रयास करने के लिए। ठीक है, अब अधिगम के गौड़ नियम क्या है या सेकेंडरी लॉज क्या है। प्राइमरी आपने 3 देख लिया, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अब यहाँ पर जो गौड़ नियम है, इनको भी आपको याद रखना है। सबसे पहला है बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। देखिए, जब कोई उद्दीपक जीव को उत्तेजित करता है तो वह संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। सही अनुक्रिया के पूर्व बहुत सी अनुक्रियाएं होती हैं जिनमें अनेक निरर्थक होती हैं। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था दोस्तों, आपको पता है उन्होंने 1200 बार प्रयोग किया था, 1200 बार वो फेल हो गए थे बल्ब बनाने में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो अभ्यास करते गए। भले वो बार बार फेल होते थे, भले ही बार बार वो फेल होते थे, उनका जो प्रयास था वो निरर्थक होता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। यदि वह बहुत सी निरर्थक अनुक्रिया नहीं करेगा तो वह सही अनुक्रिया करना भी नहीं सीख पाएगा। यानी कि अगर वो 1200 बार फेल हो गए तो उन्होंने ये पता लगा लिया कि 1200 तरीके से बल्ब हम नहीं बना सकते। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर उसमें हमें असफलता मिल रही है, इसका मतलब ये है कि हम फिर वो गलती नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहु अनुक्रिया के नियम के अनुसार अधिगम के विभिन्न उपायों और विधियों की खोज में अधिगमकर्ता का प्रयास उन्हीं त्रुटियों में सुधार करता है। अधिगमकर्ता को इस नियम के अनुसार अधिगम हेतु पर्याप्त अवसर देना चाहिए जिससे वह कम से कम निरर्थक प्रयास करे। इसके बाद है मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। अधिगम को मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति अत्यधिक प्रभावित करते हैं।
अनुकूल मनोवृत्ति के कारण तत्परता आती है। यदि अधिगमकर्ता में अनुकूल अधिगम की मनोवृत्ति नहीं होती है तो वह अधिगम नहीं कर सकता। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा, यह उसके समाज को समायोजन करने से पूर्व अनुभवों, उसके विचार, संस्कृति आदि पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह नियम बताता है कि शिक्षण क्रिया से पूर्व बालक को अधिगम हेतु मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसे हम मनोवृत्ति का नियम कहते हैं। तो अगर कोई चीज हमें पढ़नी है तो पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए अपना माइंडसेट बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तत्वों की पूर्व समर्थता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का दूसरा नाम अनुक्रिया का नियम भी है। इसके अनुसार अधिगमकर्ता समस्यात्मक परिस्थिति के सभी तत्वों के प्रति अनुक्रिया न करके कुछ चुने हुए तत्वों से ही अनुक्रिया कर सकता है। जिन परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया करने में समर्थ होता है उसे समर्थता का तत्व कहते हैं। यह समर्थता तत्व अधिगामी में पहले से विद्यमान रहता है। उन्हीं तत्वों के आधार पर वह प्रतिक्रिया करता है। इन तत्वों की पहचान अधिगमकर्ता की बुद्धि पर निर्भर है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम। तो इसका अर्थ है कि अनुक्रिया दो परिस्थितियों समानता और सादृश्यता के आधार पर होती है। इसमें पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव का उपयोग नवीन अधिगम परिस्थितियों में कर लिया जाता है। यहाँ पर अंतरण का सिद्धांत कार्य करता है। जब किसी ज्ञान अथवा अनुभव को धारण अथवा आत्मसात कर लिया जाता है तो किसी दूसरी या नवीन अधिगम परिस्थिति में हम उसका क्या करते हैं, हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि हमने जोड़ घटाना गुणा भाग हमने सीखा है, तो ये जो हमने मैथ में सीखा है, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो हम इस गणित विषय की चीजों को सीखे हुए जो चीजें हैं वो हम यहाँ पर फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में हम उसको यूज कर ले रहे हैं। यानी कि एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान हमें दूसरे विषय में काम आ रहा है। जैसे हमने साइकिल चलाना सीख लिया, ये मैं आपको बताऊंगी भी। अगर हमने साइकिल चलाना सीख लिया है तो हम धीरे धीरे हम बाइक भी चला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक समय में सीखा हुआ ज्ञान हमें दूसरे समय में काम आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर देखिए तो किसी दूसरी या नवीन या अधिगम परिस्थिति में उसका अंतरण सरलता से किया जा सकता है, इसलिए इसे आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। इसमें बालक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में उसे जो कुछ भी सिखाया जा रहा है भविष्य में वह उसके अधिगम हेतु सहायक होगा तथा यह उसे अनुभव कराएगा कि इस ज्ञान के संबंध में बहुत कुछ जानता है। इसके द्वारा वह पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित कर अधिगम को सरल बनाता है। इसके बाद है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो देखिए, साहचर्य परिवर्तन के नियम में अधिगमकर्ता की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तित होता है। स्थान पूर्व तथा पश्चात की परिस्थिति के रूप में होता है जिसमें समानता होती है। यदि अधिगमकर्ता को नवीन ज्ञान प्रदान करते समय वही परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाएं जो इसके पूर्व अधिगम के समय विद्यमान थी तो अधिगामी पूर्व के अनुसार ही प्रतिक्रिया करेगा। पूर्व एवं नवीन स्थितियों में इस प्रकार की समानता स्थापित करना ही साहचर्य परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार प्रयास यह होना चाहिए कि अधिगम से पूर्व सहगामी परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के स्थान का परिवर्तन कर सके। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व क्या है, हम शिक्षा में इसे कैसे सीखते हैं। तो देखिए, क्लैरिटी ऑफ एम्स, उद्देश्यों की स्पष्टता। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उद्देश्य निश्चित, स्पष्ट एवं जीवनोपयोगी होना चाहिए। जब बच्चे उसे सीख लेंगे तो स्वतः ही सीखने के क्षेत्र में अपने ध्यान को एकाग्र कर सकेंगे। वे सुख देने वाला कार्य को कष्ट देने वाले कार्य की अपेक्षा शीघ्र करते एवं सीखते हैं। उन्हें पता है जिस काम से उन्हें प्लेजर मिलेगा, जिस खुशी मिलेगी, उस काम को वो अच्छे से करते हैं, मन से करते हैं। उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन, बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद ही सीखने वाले को उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया विधि का चुनाव करना चाहिए। इससे स्थानांतरण एवं अभ्यास में सरलता होती है। फिर है अभ्यास जागृत करना। तो शिक्षक को विषय अथवा बार बार पाठ दोहरा कर अभ्यास करवाना चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों को यह बतलाना कि बार बार अभ्यास करने से सीखा गया ज्ञान स्थायी रहता है तथा बिना अभ्यास के वो धीरे धीरे भूल जाता है। ठीक है, फिर है तत्परता जागृत करना। तो ये तो हमने सीखा ही है, अभी हमने देखा ही है कि अधिगम के नियम में जो तत्परता का नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा या छात्र अपने कार्य को तभी सीख सकते हैं जब वह सीखने के लिए तैयार होंगे। तत्परता बच्चों की रुचि, उत्साह, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को सीखने से पहले तैयार कर लें ताकि वे ज्ञान को ठीक तरीके से ग्रहण कर सके। फिर है स्वक्रिया पर बल। अधिगमकर्ता को स्वयं हाथों से कार्य करके सीखना चाहिए। इससे उसका अनुभव मजबूत एवं स्थायी होता है और इससे स्वनिर्भरता
भी होती है, यानी कि जितना हो सके बच्चे को खुद से करके सीखना चाहिए। इसके बाद है अनुभव स्थानांतरण। ये कैसे होता है? सीखने के नियमों से स्पष्ट होता है कि मानवीय अनुभव का विशेष महत्व होता है। शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को अधिक से अधिक अनुभव एकत्रित करने का अवसर दें। इसके पश्चात वे छात्रों को अनुभवों की नवीन समस्या या कार्य को के सीखने में उपयोगिता बताएं। इस प्रकार बार बार अभ्यास और प्रेरणा से छात्र स्वतः ही अनुभवों का प्रयोग करना सीख जाएंगे। फिर है प्रेरकों का प्रयोग। सीखने के नियमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीखने के लिए उचित वातावरण एवं प्रेरकों का प्रयोग आवश्यक है। जब हम बच्चों को पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रशंसा के द्वारा सीखने के लिए तैयार करते हैं, तो वे सीखने के प्रति एवं उत्साह को प्रकट करते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे पठन पाठन के बीच बीच में छात्रों को उत्साहित करते रहें। इससे वे प्रसन्न रहते हैं तथा शिक्षक को भी परिश्रम कम करना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज आपको सीखने के नियम, मुख्य नियम, गौड़ नियम सब बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और पिछली क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। जय हिंद।